अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। सबसे अहम तरीन खबर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से है, उस पर दो वफाकी वज़रा ने आज स्टेटमेंट दिए हैं और दोनों के अंदर इस तासुर को ज़ायल करने की कोशिश की गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते। लेकिन अगर इसमें एक सवाल अभी बाकी है कि 2/3 अक्सरियत अगर हुकूमत को हासिल हो गई तो फिर जरूर दी जाएगी एक्सटेंशन, ये बात भी हमें नजर आ रही है। तो अभी कौन सी ऐसी उम्मीद की किरण बाकी है 2/3 के लिए कि जिसपे हुकूमत अभी भी जो है कि वो तकिया करके बैठी है कि ये मामला, और दूसरा मामला जो है कि वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का है। एक बराह रास्त मुज़ाकरात महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ हो रहे हैं और एक इनडायरेक्ट मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी चल रहे हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फिर कुछ पंजाब के अंदर पावर शेयरिंग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान इत्तेहादी होने के साथ साथ इख्तलाफात भी मौजूद हैं, और ख़ास तौर के ऊपर उन अजला में या उन हलकों में जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है सूबाई नशिस्तों पर या नेशनल असम्बली के नशिस्तों पर, वहाँ पे जो ज़िले इंतजामिया, पुलिस अफसरान और थानेदार हैं, उनके हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं पीपल्स पार्टी की सफ़ों में। उस हवाले से बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, और इस माशी सूरत हाल के अंदर कैसर बंगाली साहब जो पाकिस्तान की इस वक्त इकनॉमिक मैनेजमेंट के अंदर 3 अहम तरीन कमेटियों के मेंबर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। ना सिर्फ इस्तीफे दिए बल्कि इन तीनों कमेटी से, बल्कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो बयान जारी किया उसके अंदर बड़ी संगीन सूरत हाल की अक्कासी की जा रही है। इस पर भी हम बात करेंगे। हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं नईम हैदर पंजोथा साहब, पार्टी के इंसाफ के सीनियर मेंबर हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं और लीगल टीम का हिस्सा हैं, और रजा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। और हमें ज्वाइन अभी थोड़ी देर में कर लेंगी आमना हसन शेख साहिबा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखती हैं। प्रोग्राम में स्टार्ट करने से पहले हम आपको पहले वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने क्या बात की, एग्जैक्ट वर्ड उनके, और फिर राना सनाउल्लाह साहब की भी उन्हीं के साथ ही हम आपको चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से जो उनका स्टेटमेंट है, इंटरव्यू है, वो भी सुनाएंगे ताकि आपको दोनों के एग्जैक्ट अल्फाज पता चल जाएं। फिर उसकी बुनियाद के ऊपर कहाँ पर उम्मीद लगा के बैठी है हुकूमत, उससे हम बात करेंगे। सुनाएं जी। मैं बड़ी क्लैरिटी से ये बात कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ साहब ने बाबत जुडिशल कमीशन की एक मीटिंग के बाद मुझसे और अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए कहा था वो किसी किस्म की तोसीक़ के ख्वाहिशमंद नहीं है, और मेरे ख्याल में वो एक बाइज़्ज़त शख्स है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर है। हमें अब इस बात को छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात राना साहब ने दुरुस्त की है कि नंबर्स ही नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी की बातें तब होंगी जब नंबर्स हों, तो ये सारी बातों को इकट्ठे सोचना चाहिए। जनाब, दोनों वज़रा का ये कहना है कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, इस चीज़ का एतराफ़ किया जा रहा है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर मिल जाती है तो ज़रूर करना चाहिए। वो अपराइट जज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल को उसके ऊपर खड़े हैं, तो इसलिए उनका ज़रूर होना चाहिए। नईम पंजोथा साहब, ये जो सारा मामला अभी चल रहा है, पिछले 6 माह से हम ये चीज़ें सुन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज, जुडिशल पैकेज, और फिर सेनेट के अंदर भी आज और नेशनल असम्बली में भी नूर आलम साहब ने ऑलरेडी एजेंडे के ऊपर उनकी चीज़ें हैं लेकिन अभी तक पेश नहीं हो सकी। और सेनेट में पीएस पार्टी के राना महमूद अल हसन साहब जो है माजी में नून लीग के साथ हैं, अभी रिसेंटली पीएस पार्टी में आए हैं, उन्होंने भी कोई जो तरमीमी बिल है वो तहरीक पेश की है कि उनको पेश करने दिया जाए। और उसके अंदर उन्होंने कोई 8 तरमीम की तजवीज़ की है, जिसके अंदर 2 अदलिया से मुतल्लिक हैं, इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक है, और 3 जो है वो आपकी वही सूबाई असम्बली, नेशनल असम्बली और सेनेट की जो मुतनासिब नुमाइंदगी है उससे मुतल्लिक। और आर्टिकल 1 के अंदर भी शायद वो सरायकी सूबे के हवाले से हमेशा पीपल्स पार्टी बात करती रही है। तो ये अगर इन 2 वज़रा की वजातें तो हैं, लेकिन अभी उम्मीद 2/3 की है उनको, तो आपको नजर आता है वो 2/3 मिल जाएगी और ये एक्सटेंशन तमाम जजेस की होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल की पैकेज आना चाहिए, 3-3 साल सबको मिल जाने चाहिए, 2 साल 3 साल। देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि ये अगर किसी आइन के अंदर तरमीम में जो ये चाहते हैं, कभी सुना है जुडिशल पैकेज आ रहा है, आइनी तरमीम आ रही है, इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम आ रही है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 8 फरवरी को जो डाका डाला गया है उस डाके के ऊपर पर्दा डालने के लिए मजीद ऐसी चीजें, ऐसी हरकत या ऐसे जो है वो सिमत जा रहे हैं। और ये बड़ी एक खौफनाक सूरत हाल है, बड़ी एक जो है तशवीश पाई जा रही है पूरी अवाम के अंदर कि ये चाहते हैं कि मुल्क जो है वो इनके मुताबिक चले, ना कि आइन और कानून के मुताबिक चले। अब पहली बात यह है कि जहां पर काजी फायज़ साहब की बात की जाए, एक्सटेंशन की बातें हमने पहले भी सुनी और ये हमेशा यूं ही होता है कि जब बात होती है तो फिर वो उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाता है और वो नजर भी आ जाती है कि हो गई है। तो इसलिए हमने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया, क्योंकि काजी फायज़ साहब ने पूरे टेन्योर के अंदर अगर आप देखें तो एक गैर जानबदार सहाफ़ी की भी बात करें या किसी एक आम आदमी की भी बात करें तो वो डेफिनेटली ये कहेगा कि उन्होंने
बिल्कुल जो है आइन और कानून की खिलाफ वर्जियां की हैं। उन्होंने जो है वो मुल्क के अंदर जो डाका डाला गया उसके ऊपर पर्दा डाला है, या फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन हुई है उसके ऊपर कोई इन्होंने सद्देबाब नहीं किया। तो ये सारी चीजें देखते हुए एक फर्द वाहिद या एक जमात या एक अपने लिए ये ऐसा कानून लेकर आना कि आपकी जमात को फायदा हो रहा है, तो वो नजर आता है कि क्यों आप एक्सटेंशन देना चाहते हैं और किस वजह से आप इस चीज के हामी हैं। दूसरी तरफ आप देख लें कि अगर तौहीन अदालत हो या दीगर लॉज हों तो सारे इसी इसके साथ मंसूब करते हैं कि जो डाका डाला गया है, कोई जज अगर इंसाफ की बात करता है उसके ऊपर हमला होने के लिए, हमलावर होने के लिए, और अगर हमलावर हो जाए तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई न की जाए। तो ये सारी चीजें मंसूब कर रही हैं कि कौन गद्दार है, कौन जो है वो उस तरफ लेकर जा रहा है मुल्क को, कौन चाहता है कि मुल्क के अंदर एक आईनी बुरहान रहे। तो हम इसकी पुरजोर मुखालफत हमेशा करते रहे और नेक्स्ट भी करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि इनके पास क्या तादाद है या नहीं, तो वो भी आप 17 सीटें जीतने वाली एक पार्टी को कैसे अवाम का मैंडेट चोरी करके उनको दिया गया। फिर ये भी सारी दुनिया को पता है कि पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें हों वो कैसे हराई गई। फिर सारी दुनिया ने ये भी देखा है कि कैसे रिकाउंटिंग के अंदर हमारी सीटें हराई, कैसे हमारी मखसूस नशिस्तें उनको दी। फिर वो रिकाउंटिंग के अंदर सीटें सारा करके तो अभी भी उनकी तादाद जो है वो 2/3 मेजोरिटी की तरफ नहीं बढ़ी। 214 उनकी तादाद है। अगर JUI को साथ मिलाते हैं 8 सीटें उनकी 222 बनती हैं, 224 के ऊपर जो है वो जो मेजोरिटी होगी। अब इसके अंदर उन्होंने ये हाल निकाला है कि या तो साहब आ जाएं, दो मेंबर आपके उम्मीद लगा के बैठे हैं ना, वो जो 41 मेंबर जो हैं अभी तक आजाद हैं, जो उनमें से शायद को 2-4 उम्मीद लगा के बैठे होंगे ना। नहीं है जी, उम्मीद नहीं है। ये बेसिकली उम्मीद की बात नहीं है कि वो अपनी मर्जी से आएंगे या मर्जी से लाना चाहते हैं, बल्कि इनको पता ही है कि पहले भी हमेशा डंडे के जोर के ऊपर लोगों को उठाया गया, अगवा किया गया, फिर उनको जो पैसों की ऑफर, अब जजेस तक पैसों की ऑफर्स की जा रही है। आपने देखा नहीं है कि रावलपिंडी वही एंटी टेररिज्म कोर्ट का जज कैसे उसको डील किया गया, उसके खिलाफ रेफरेंस भी आया और रेफरेंस लाहौर हाई कोर्ट ने जब वो खारिज किया तो उस रेफरेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत जा चुकी है। और वही जज ATC का सरगोदा का, उसको भी कैसे ट्रांसफर करके लाहौर भिजवाया गया क्योंकि वो 9 मई के केसेस के अंदर बरीद की दरखास्तों पर उसने फैसला करना था। तो जजेस हों या काफी हों या कोई वकला हों या पॉलिटिकल लोग हों या वर्कर्स हों, इस वक्त मुल्क के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं बचा जिसके ऊपर जुल्म ना किया जा रहा हो या जुल्म ना कर रहे। तो ये ऐसी सूरत है, दबाव ना डाला जा रहा हूं। मैं इस पहलू पे भी आता हूं, दोबारा इस पहलू पे आते हैं। रजा हारून साहब की तरफ ले लेते हैं, रजा हारून साहब को भी ले लेते हैं। रजा साहब ये बताइएगा कि हुकूमत को मालूम है 2/3 नहीं है, एक उम्मीद जो है वो वही है जो अभी तक 41 जिनका नोटिफिकेशन नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, अभी तक वो आज़ाद है। तहरीक इंसाफ के साथ अभी तक उनका वो जो एफिडेविट जमा हुए हैं उनके ऊपर नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो आप समझते हैं ऐसी सूरत हाल के अंदर एक अगर हुकूमत की ये विल है देनी है एक्सटेंशन तो फिर साफ बात की जाए, अगर नहीं देनी तो फिर जैसे काजी फैसल साहब का 3 माह पहले नोटिफिकेशन हो गया था ताकि गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, बहुत से मफरूज़े अदलिया के ऊपर हमले भी होते हैं और ताकि अदलिया भी जो है कि वो यकसुई के साथ इंसाफ की फराहमी के लिए काम कर सके। तो आप समझते हैं कि अभी कोई उम्मीद है कि 2/3 मिल सकती है, और ये अगर नहीं है तो फिर सीनियर तरीन जज को लगा देना चाहिए, इसमें क्या हर्ज है? नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि पार्लियामेंट एक ऐसा इदारा है जो आईनी तरमीम कर सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं, किसी भी तरह की आईनी तरमीम कर सकता है जब तक कि वो इस्लामी शरीयत के खिलाफ ना हो, बुनियादी इंसानी हक़ के खिलाफ ना हो, पर्सन स्पेसिफिक ना हो। ऐसी तरमीम की इजाज़त है, नंबर 1 बात। तो अगर वो तरमीम आ जाए तो कोई मयूब बात नहीं होगी कि पार्लियामेंट का फंक्शन है वो कर रही होगी। ऐसी कोई तरमीम अभी तक आई नहीं है। अच्छा, आईनी तरमीम अगर हुकूमत लेकर आए या प्राइवेट मेंबर लेकर आए तो उसके लिए आपको एक तो दोनों हाउस में अलग अलग उसको प्रेजेंट करना होता है और उसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, वो इस वक्त किसी पार्टी के पास नहीं। इस वक्त फिल वक्त तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन एक ऐसी ज़हनी इख्तिरा है, बेशक हुकूमत की ख्वाहिश हो या अपोजिशन का खौफ हो, इससे अलावा कुछ भी नहीं। तो हम एक ऐसी मफरूजे की बुनियाद पे इस मुल्क के अंदर गुफ्तगू फरमा रहे हैं जिसका इस वक्त उसके जो प्रोसीजर उसके मामला है उससे कोई ताल्लुक नहीं। और ये समझते हैं कि आप जो बाकी तरमीम जो है कि नेशनल असम्बली में प्राइवेट मेंबर डे के नूर आलम साहब ने जो, और अभी राना महमूद हसन साहब आपकी पार्टी से ही हैं, उन्होंने तो आर्टिकल 1 भी है, 51, 59, 106 सूबाई असम्बली, नेशनल असम्बली सेनेट से मुतल्लिक मुतनासिब नुमाइंदगी, 54 CCI है, और जजेस के हवाले से 175A, 198 हाई कोर्ट का सदर मुकाम बेंचेज, और अच्छा ECP की तश्कील 9 के में भी वो अमेंडमेंट पेश कर रहे हैं। जी सर, तरमीम प्रेजेंट करने में तो कोई मुमानियत नहीं है ना, उसके पास होने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो जिस मुअज़्ज़ज़ मेंबर ने अपनी बिल के हिसाब से कोई तरमीम पेश कर दिए तो उसने अपने एक कार्रवाई डाल दी है, बस होना कुछ नहीं उसका।
लेकिन जब तक दो तिहाई अक्सरियत है नहीं कौमी में, सेनेट में, तो कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, एक और जो अहम बात ये है, वो ये है कि पर्सन स्पेसिफिक कवानीन या तरमीम नहीं होती हैं। अगर ये तरमीम होगी तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा, वो किसी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए थोड़ी होगी, उसका कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा ना, सरकारी मुलाजिमीन के लिए होगी, ओवरऑल होगी, तो वो एक बड़ा प्लान होगा। और वो ऐसा थोड़ी होगा कि आप आईनी तरमीम ऐसा थोड़ी होती है कि पेश की जाए उसी दिन पास हो जाए। वो पेश की जाएगी, वो कमेटी को रेफर होगी, कमेटी उसको देखती है, फिर वो पार्लियामान में डिबेट के लिए आती है। आईनी तरमीम पे फौरन वोटिंग करके थोड़ी पास करा लिया जाता है, वो तो वैसे ही फेल हो जाएगी। तो ये एक ऐसी बात, ऐसी गुफ्तगू है, इसमें आप पढ़ेंगे तो सिर्फ अपना और नाज़रीन का वक्त ज़ाया करेंगे। वक्त ज़ाया करेंगे। अच्छा, आमना हसन शेख साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो सारी की सारी तरमीम या सारे के सारे मामला चल रहे हैं, तो इस वक्त ये हुकूमत ने तो एटलीस्ट कुछ क्लैरिटी कर दिया है, तो क्या हर्ज है कि अगर सीनियर तरीन जज है उनका नोटिफिकेशन कर दिया जाए? इसमें कौन सी ऐसी बात है? काजी फैसल साहब को भी 3 माह पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, अभी भी वही है, उस वक्त प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब थे, उनके पास समरी आई, उन्होंने अनाउंस कर दिया। अभी तो जरदारी साहब और आप एक हुकूमत है, तो ये गैर यकीनी सूरत खत्म ही हो जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं काफ़ी सारे शोज़ में ये बात पहले भी कह चुकी हूँ और दोबारा आपके शो में कहना चाहती हूँ कि दिस इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। ये जो तकर्री है चीफ जस्टिस की, ये कोई ऐसा मैटर नहीं है जो चीफ जस्टिस जो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मर्जी से लगाना है। ऑब्वियसली एज पर लॉ जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे जब उनकी वो टर्म कंप्लीट होगी, तो चीफ जस्टिस बन जाएंगे जब उनकी टर्म कंप्लीट होगी। तो इसके अंदर इस इशू को लेके उसके ऊपर पॉलिटिक्स करना या उस चीज के ऊपर बेयकीनी की सूरत हाल इन द फर्स्ट प्लेस बनाना ही मेरे ख्याल में गलत है। उसकी ना कोई गुंजाइश है और ना कोई जरूरत है। हमारा अनफॉर्चुनेटली एज ए नेशन ये वतीरा बन गया है कि हम हर चीज के अंदर नेगेटिविटी ढूंढते हैं और हर चीज के ऊपर पॉलिटिक्स करने की सोचते हैं। हालांकि हमें समझना चाहिए कि पूरी दुनिया में जब प्रॉब्लम्स होते हैं तो पीपल स्टैंड एज वन नेशन। हम खुद ही अपने घर में अपनी डर्टी लॉन्ड्री ला के लोगों के सामने ले जाते हैं। हालांकि दिस इज अ नॉन इशू, इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर जब उनकी डेट कंप्लीट होगी, उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन दैट। व्हाई इज इट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑन एवरी चैनल? आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस। आपका ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए? अच्छा, ये बताएं कि अब देखें ना, राना साहब भी कह रहे हैं जी कि हमारे पास 2/3 हुई तो बड़े अपराइट जज हैं, वो आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं और हम उनको बिल्कुल एक्सटेंशन देंगे अगर होगी। तो ये तो अभी भी जो हमें मखसूस नशिस्तें और सारे मामलात नजर आते हैं, और ये कुछ जगहों से आज़ाद अरकान जो है वो कह भी रहे हैं कि हम पे दबाव डाला जाता है जी कि आप हुकूमत के साथ शामिल हो जाएं। तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो वो धुआं तभी उठता है ना, कुछ ना कुछ चीजें चिंगारियां कहीं ना कहीं हो तो धुएं उठते हैं। ये एलिमेंट्स जो हैं ये तो जमहूरियत का हुस्न है ना। जमहूरियत, अगर आपको आपका आईने पाकिस्तान इस चीज की इजाजत देता है, आप किसी किस्म की अमेंडमेंट कर सकते हैं, एक्सटेंशन दे सकते हैं, और जितनी भी चीजों की इजाजत पार्लियामान को देता है, आप उससे तो डिप्राइव नहीं कर सकते पार्लियामान को, ना ही किसी और ऑर्गन ऑफ द स्टेट को। सो इस बात से तो ना कोई डिनाइंग पहले थी और ना आज है कि अगर गवर्नमेंट के पास जिस वक्त नंबर्स पूरे होंगे, और जो मेरी खबर के मुताबिक अभी भी पूरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, अच्छा, तो आईनी हदूद के अंदर रहते हुए गवर्नमेंट का जो दिल करेगा वो पाकिस्तान के बेहतर तरीन मफाद के लिए जो अमेंडमेंट या एक्सटेंशन का करेगी। आई थिंक एज ए नेशन वी शुड ऑल सपोर्ट देम। और किसी किस्म का प्रेशर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते जी। चलो, ये हम ब्रेक के बाद जरा आते हैं वापस। जो फिर ये पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, पॉलिटिकल डायलॉग भी है अपोजिशन के साथ और बाकी जो बातों के साथ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के साथ हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जो पैकेजेस थे उनके हवाले से, और चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें क्लियर होती भी जा रही हैं। अभी हम थोड़ा सा पोलिटिकल इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक तरफ जो है कि वो मुज़ाकरात की बात हो रही है, पोजीशन हुकूमत की बराह रास्त PTI और हुकूमत की मुज़ाकरात की बात भी चल रही है, और फिर पंजाब के अंदर पावर शेयरिंग फार्मूले के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो बातचीत है वो भी आज भी जो है कि वो लाहौर के अंदर उसके ऊपर कुछ पेशरफ्त हो रही है, बातचीत चल रही है। मंजोता साहब, ये बताइएगा कि दो चीज़ें तो हमें आपकी बहुत से स्टेटमेंट से क्लियर होती हैं कि आप ऑन बिहाफ ऑफ आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो मूवमेंट है, अशरफ ज़ई साहब जिसको लीड कर रहे हैं,
कि उसके प्लेटफॉर्म से तो जो बातचीत है उसको ओन कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बिहाइंड द सीन जो है कि वो हुकूमत और PTI के दरमियान भी पैगाम रसानी या इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं, और ये मामला सारे के सारे इसीलिए है कि कुछ सियासी इस्तेहकाम आ जाए, वो वे फॉरवर्ड ऐसा निकल आए कि जहाँ पे सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ कुछ माशी इस्तेहकाम और जो बाकी दुनिया है वो भी पाकिस्तान की, जहाँ पे हमें इकनॉमिक या फाइनेंशियल एड की ज़रूरत है कि उस तरफ भी पेशरफ्त हो सके। तो ये बताइएगा कि इस वक्त लेटेस्ट पोजीशन क्या है, आपकी जमात कहाँ पे खड़ी है और आपकी डिमांड्स या आप चाहते क्या है कि मामलात कैसे आगे बढ़े? देखिए, बिल्कुल आपने बात ठीक की है कि जहाँ पर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान हमारा एक इज्तिमा है, उसमें महमूद अली साहब जो हैं वो सरबराह हैं और वो बातचीत कर सकते हैं। लेकिन उन जमातों से जो पोलिटिकल जमातें हैं, जिनमें खासतौर पर वो जमातें जो आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखती हैं या उसका अलम लेकर फिर रही हैं। नंबर 2 बात ये रहेगी कि यहाँ पर नून लीग की बात है या पीपल्स पार्टी की बात है या MQM की बात है, उनसे बात खान साहब ने ना करने के हवाले से बात क्यों की है? उस वजह से की है क्योंकि इन्होंने मैंडेट के ऊपर, अवाम के मैंडेट के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर डाका डाला है और फार्म 47 के मुताबिक इनको बनाया गया। अगर इनसे बात की जाए तो डेफिनेटली इन्होंने अपने जो इनके किसी को PM बनाया गया, मिनिस्टर बनाया गया, वो तो फारिग हो जाएंगे, वो तो घर चले जाएंगे, क्योंकि सारे हल्के आ रहे हैं। आपने देखा नहीं था कि अच्छा पंजोता साहब, एक चीज क्लियर करें कि ये जो अगर अचक ज़ई साहब बातचीत कर रहे हैं, अगर अचक ज़ई साहब बातचीत कर रहे हैं और वो भी अगर पीपल्स पार्टी, नून लीग या MQM से करते हैं, उसको भी आप डिसओन करेंगे या आप वो तो ऑन बिहाफ ऑफ आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के कर रहे हैं ना, आपकी अपनी पार्टी की तो है कि 3 से नहीं करेंगे, लेकिन अगर अपोजिशन अलायंस वहां पे कर रहा है तो फिर वो तो हुकूमत से करेगा, तो हुकूमत तो पीपल्स पार्टी और नून लीग है ना, फिर और किससे करेंगे वो? नहीं, देखिए, अगर अलायंस की तरफ से करेंगे तो डेफिनेटली खान साहब का मौक़िफ़ क्लियर है। तो मेरा ख्याल में अलायंस जो है, क्योंकि वो सरबराह हैं तो उन्हें सारी चीजों का पता है कि उनसे तो किसी सूरत बात नहीं हो सकती और उस सूरत हाल के अंदर जो है वो। नंबर 2 बात ये रहेगी कि मैं ये बात करने लगा था कि देखिए मुश्किल वक्त था और नवाज शरीफ साहब को उस वक्त चाहिए था कि जब उन्हें बंदियाती की बुनियाद के ऊपर जो है वो नायल किया गया था और जेल में डाला गया, तो उन्हें चाहिए था कि कौम के साथ खड़े होते। मुश्किल वक्त था और कौम के साथ खड़े होते तो शायद आज वोटर जो है जो 8 फरवरी को निकला है इमरान खान की खातिर, उसमें से काफी तादाद जो है उनके साथ खड़ी होती और कहती कि बाकी इन्होंने हमारी खातिर कुर्बानी दी है। क्योंकि वो तो मेडिकल लेकर आ गए और उन्होंने कहा कि मैं तो जो है बाहर जाना चाहता हूँ। बाहर गए, फिर 1 हफ्ता होता है, 2 हफ्ता होता है, ये 4 हफ्ते 6 हफ्ते लगा लेते तो बेहतर था। लेकिन जब आप 4 साल बाद उस वक्त आए जब आप देखें कि अब आपके लिए माहौल ठीक बन गया, आपके केसेस भी खत्म हो जाएंगे, आपको जो है वो मसनद पर भी बिठा दिया जाएगा, अगर आप हारेंगे भी तब भी आपको जितवा दिया जाएगा, तो फिर कौम को पता था कि ये किस तरह से आ रहे हैं और इस वजह से वो रिजेक्ट भी हुए। अब जब आकर वो बैठ गए हैं और जिस तरह से वो उनको बनाया गया, इस वक्त की सूरत हाल ये पहुंची पड़ी है कि वो हर वक्त इस तैयारी के अंदर होते हैं कि कहीं पर कहीं एस्टैब्लिशमेंट के साथ PTI की बात ना हो जाए, तो उससे पहले कि इनकी बात हो तो मैं अपना बोरिया बिस्तर जो है ना वो बैग तैयार रखूं और उस वक्त फौरन ही जो है जहाज के ऊपर प्रवास करने के लिए मैं आगे बढ़ूं। तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि ऐसे लीडर हैं वो कौम को या नेशन को लीड कर सकते हैं। नहीं, लीडर वो लीड कर सकता है जो अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ, जो नहीं कहता कि मैं डील करूंगा, जो नहीं कहता कि मैं लंदन जाऊंगा, जो नहीं कहता कि मैं बीमार हूँ, जो नहीं कहता कि मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे हटूंगा, वो कहता है कि मैं जिस मौक़िफ़ पर पहले दिन था उस पर आप भी। तो उसमें और इसमें फर्क है। आज आप ये देख लें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ने के लिए खान साहब ने अगर पेपर जमा करवाए तो पाकिस्तान के लिए एक इज्जत की बात, एक जो है वो एक पाकिस्तान का नाम जो है उसमें अच्छे लफ्जों में आएगा कि जनाब क्या बात है। लेकिन आप देख लें कि किस तरह मुनज़्ज़म कैंपेन की जा रही है कि ये पक्का मुसलमान है, एक सच्चा मुसलमान है। वहां पर ये बताया जा रहा है कि ये मुसलमान है जी, ये तो पर्दे की बात करता है। जो कहते थे कि यहूदी एजेंट है, कभी इसराइल का एजेंट है, कभी किसी का एजेंट है, कभी किसी का एजेंट है, आज वही जाकर वहां उनको बता रहे हैं जनाब कि नहीं, ये तो बड़ा एक मुसलमान निकला। और आप ये भी देख लें कि क्वालिफिकेशन अगर उनकी जिसके ऊपर जिस बेस पर ये कह रहे हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होती, वो उनका कोई यूजर ही नहीं है। अगर वो उनको सजाएं हुई है तो सजाएं तमाम मुअत्तल हो चुकी हैं। जिनकी अपनी क्वालिफिकेशन है नहीं, जिनकी अपनी कोई एबिलिटी है नहीं, जिनके पास कोई हुनर है नहीं, वो दूसरे के हुनर के ऊपर बात करते हैं कि ये कैसे क्वालिफाई कर सकता है। तो सियासत के अंदर इस हद तक ये सारे हो चुके हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा कि कहां पर पाकिस्तान का नाम बेहतर होने जा रहा है, कहाँ पे चलता है। रजा हारून साहब, ये बड़ा अहम मामला ये है कि कोई फरीक अगर जो है PTI को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, और अगर वही हुकूमत के साथ नहीं बैठते और फिर हुकूमत भी और अभी आलमी मंजरनामा हमें मीशत की भी सूरत हाल हम देखें अगर, तो उसमें ज़रूरत तो है कि सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, कहीं बैठें, कोई बात करें, कोई वे फॉरवर्ड हो, कोई मिसाक मीशत हो। तो आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट ने यह इनिशिएटिव लिया है अचक ज़ई साहब के जरिए, उसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है, नंबर 1। और नंबर 2, जरा आप थोड़ा सा पंजाब के हवाले से भी
क्योंकि विद इन अलायंस भी जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग भी थोड़े कोई मुतमिन नहीं है आपस में, और पंजाब के अंदर जो पावर शेयरिंग है ख़ास तौर के पर साउथ पंजाब के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे जीती है पीपल्स पार्टी, वहाँ पे इंतज़ामी अफसरान वगैरह के मामला के ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये अगर चीज़ें नहीं ठीक होती तो फिर तो वो जो कैसर बंगाली साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो वो भी हम अगले हिस्से में बात करेंगे, तो फिर तो हमारी मईशत और सियासत हर चीज़ बैठती जा रही है। देखिए, आपकी पहली वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बातचीत। और बातचीत जो है वो लीडरान के दरमियान होती है। अगर आप पीछे प्रॉक्सीज रखें या इन बिटवीनर्स रखें जिन्होंने आपका मैसेज आगे और उधर का मैसेज आपको लाके देना है, तो मैसेज में कंटेमिनेशन होती है और फिर वो पूरा मैसेज आता भी नहीं है, बात समझ में नहीं आती। पीटीआई के दोस्तों को ये बात समझनी होगी और तमाम सियासी जमातों, खासतौर पर पीटीआई को, क्योंकि इनका जो बहुत रिजिड स्टैंड है, एक जाने देखे ना अचकजई साहब को भेज भी रहे हैं फिर उनको मैंडेट भी नहीं दे रहे। मतलब अचकजई साहब चले जाएं तो मिल भी लें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग सर और तहरीक इंसाफ जो वो नहीं बात करेगी। तो ये कंफ्यूज किस्म की स्ट्रेटेजी है ना, ये बड़ा कंफ्यूज किस्म का डिसीजन है। यानी अचकजई साहब के पास कोई पावर नहीं है, तो ये इस तरह से सियासी मुफाहिमतें और सियासी डायलॉग नहीं होते हैं। और मुल्क के अंदर जो जरूरत है, जो कैसर बंगाली साहब ने ये बात की, या जो हमारी मईशत है कि हमारा माशी अदम इस्तेकाम है, उसकी बुनियादी वजह सियासी अदम इस्तेकाम है। अब उसकी XYZ कोई भी रीजन हो सकती है। पीटीआई का वर्जन ये है कि जी हमारे 8 फरवरी का इलेक्शन छीन लिया गया, दूसरी पार्टी कहती है कि भाई एजिटेशन में 9 मई कर बैठे और पता नहीं क्या क्या कर बैठे हैं और मुल्क। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस खालिद भाई, का अदम इस्तेकाम है, इसको एक्सेप्ट कर लें सब, और सब ना भी करेंगे तो ये है, और ये अफेक्ट कर रहा है आपकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, और उसको जब अफेक्ट करता है तो फिर हमारी और आपकी सियासत बेकार हो जाती है ना, किसी काम की नहीं है अगर मुल्क की मईशत ठीक नहीं है। तो ये इमरान खान साहब को फैसला करना होगा कि उन्हें बराह रास्त मुज़ाकरात में या तो उन तक दावत आए या किसी वाया मीडिया के जरिए ये मिल बैठे, और जो मुल्क के 4-5 हमारे बड़े सियासतदान हैं, सीनियर सियासतदान हैं, खान साहब उसमें से एक हैं, आपके प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, अचकजई साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, और बहुत सारे नाम हैं जो असेंबली में बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में बात हो सकती है। ये लाइनें खोलनी पड़ेगी। हाँ, अख्तर मेंगल, एमएल वली खान, ये सारे अपनी अपनी पार्टी के सरबराह हैं। बिल्कुल। हाँ, देखिए ये सब यार हमारे यहाँ पार्टियां नामों के पीछे चलती है ना, कोई ओहदों के पीछे थोड़ी चलती है। इमरान खान साहब को हटा दे, तरीके साहब में है क्या? कौन जानता है बैरिस्टर गौर को? बैरिस्टर गौर खड़े हुए थे, आजम सवाती ऐलान कर रहे थे जलसा कैंसिल होने का, चेयरमैन ने ऐलान तक नहीं किया। उमर यूब साहब नहीं, सेक्रेटरी जनरल, एक आम आदमी, एक दूसरा पार्टी का वर्कर खड़ा होके, मतलब खान साहब का बात चली ना। तो ये हमारे यहाँ सियासत के अंदर एक फर्द के नाम पूरी पार्टियां चलती हैं, तो वो अपने नॉमिनेशंस ना भेजें, मुल्क के हालात को समझते हुए संजीदगी के साथ। और इसमें रजा साहब आप समझते हैं कि इसमें एक बुनियादी जिम्मेदारी जो हमेशा हुकूमत के एंड के ऊपर, क्योंकि उनके पास इख्तियार होता है ना, पावर जो है कि हुकूमत के हाथ में होती है, जिम्मेदारी भी फिर उनके पास, अगर इनिशिएटिव लेना है तो आप समझते हैं कि चाहे प्रेसिडेंट एज ए हेड ऑफ स्टेट चलें, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे नहीं, रियासत के सरबराह के तौर के ऊपर आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं, या प्राइम मिनिस्टर जो है चले बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव कहें जी मैं सबको बुलाता हूँ, इमरान खान साहब जेल में है, या हम भी कहते हैं जी ठीक है जी कि उनकी सिर्फ जमानत का मामला है, मुखालफत नहीं करते, जमानत हो जाए, आ जाए जनाब, बैठें, बाकी केसेस देखते जाएंगे और इस पर बैठते हैं। कि उस तरह से अगर एक बड़ा ऐलान होता है तो फिर कोई बैकआउट करता है तो फिर तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर पकड़ा जा सकता है। देखिए, 1 पॉइंट एजेंडा हो कि मुल्क की सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए सर बैठ के छोड़ के हल निकालते हैं, वो प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, लीडर भी हैं, और प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हैं जो कि न्यूट्रल एक ऑफिस होता है विफाक के नुमाइंदगी हैसियत से, तो वहां पे बिल्कुल, और उनकी क्वालिटी है, उनका एक्सपीरियंस है लोगों को करीब लाने में, मुफाहमत करने में, सियासी हल निकालने में, तो बिल्कुल, और बिल्कुल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो सकती है, लेकिन थोड़े से इशारे पीटीआई की तरफ से अब थोड़े जुबान के अंदर और बातचीत के अंदर वो जो गर्मी है, जो मुज़ाकरात के नाम पे चिढ़ जाने वाली कैफियत है, वो अगर थोड़ी सी कम होगी तो सामने से दावत देने में कोई हर्ज नहीं है। तो फिर मामला आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। जरा आमना हसन आपकी तरफ में आता हूं कि ये रजा साहब भी इस चीज़ पे एग्री तो करते हैं कि एक बुनियादी नुक्ता जो है वो हुकूमत का होता है जो इनिशिएटिव लेती है, उसके पास गिविंग हैंड होता है ना, कि आपने कोई बात करनी है, किसी को तो बुलाना है, सब कुछ करना है। तो आप समझती हैं कि इस पे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव तो ले लिया, अचकजई साहब से मुलाकात की, इनडायरेक्ट पैगाम भी दिया, शहबाज शरीफ साहब की पार्लियामेंट हाउस में गालबन बैरिस्टर गौर या उमर अयूब साहब, असद कैसर से मुलाकात भी हुई, चिट चैट हुई है,
लेकिन अगर इस पे एक नेशनल लेवल के ऊपर आप अनाउंसमेंट करते हैं, जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पे अनाउंसमेंट हुई थी, तो उस वक्त अडयाला से इमरान खान ने कहा था कि ठीक है जी हम भी नुमाइंदा भेजेंगे अपना इसके अंदर, तो एक पॉजिटिव साइन था वो। तो क्या अगर इस पे बैकडोर गुफ्तगू और फिर हम जैसे हम बैठ के तबसरे करते हैं, क्या सराइयाँ करते हैं कि बजाय कि वाज़ेह एजेंडा हो कि ये 1 2 3 ये नुकात हैं और जनाब पूरी नेशनल लीडरशिप को हम बुला रहे हैं, पार्लिमानी लीडरशिप को बुला रहे हैं, तशरीफ लाएं, फिर जो नहीं आएगा, जो हीले बाने करेगा, खुद ब खुद एक्सपोज होगा। खालिद साहब देखें, बात यह है कि आप तो आज की सूरत हाल देख रहे हैं। मैं उस फरवरी के इलेक्शन के डे से आज तक अगर देखूं तो प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने, क्योंकि सूबे में भी हमारी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट भी को भी इस वक्त PMLN के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं शहबाज शरीफ साहब वो हेड कर रहे हैं। तो डे 1 से जिस दिन से दोनों जगहों पे हुकूमतें संभाली नून लीग ने, उस दिन से CM और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने ये ऐलान भी किया, इसकी कोशिश भी की, एफर्ट भी की। जो अपनी फर्स्ट स्पीच थी चीफ मिनिस्टर साहिबा की, उसमें भी उन्होंने कहा कि मेरे लिए तमाम पाकिस्तानी, असेंबली में बैठे हुए भी तमाम लोग और असेंबली से बाहर बैठे हुए भी PTI वाले और PTI के सपोर्टर्स जो हैं वो मेरे लिए एक बराबर हैं। वो खुद चल के ऑपोजिशन लीडर के पास भी गई, उन्होंने उनको भी पेशकश की कि हमारे साथ आएँ, मिल के बैठ के असेंबली को चलाएँ, सूबे की बेहतरी के लिए पॉलिसीज़ लाएँ। ज़ाती हैसियत में बहुत सारे हमारे MPAs ने भी ये बात बहुत दफ़ा अपोजिशन पार्टी के मेंबरान से की कि जी अगर कोई बिल या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी लेजिस्लेशन असेंबली के अंदर आती है जो अवामी बेहतरी में है, तो आप हमें उसके लिए सपोर्ट करें। और हम चाहते हैं कि हम मिल के गवर्नेंस जो है सूबे की देखें, क्योंकि पाकिस्तान और पंजाब की आवाम की बेहतरी जो है वो हमारी प्राइम पर्पज़ है। अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि जहाँ पे गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जाता है हर चीज़ के लिए, वहाँ पे ये चीज़ नहीं देखी जाती कि इनकी प्रायोरिटी ये है ही नहीं। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू सिट ऑन TV टॉक शोज एंड से कि जी हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं और हम तो बात भी कर लेंगे और हम तो ये भी कर लेंगे, लेकिन सबको पता है कि इनका कॉन्डक्ट माजी में क्या रहा, असेंबलियों के अंदर क्या रहा, असेंबलियों से बाहर क्या रहा, हुकूमत के वक्त कैसा रहा, ऑपोजिशन के वक्त कैसा रहा। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि ये शोर डाल सकें, ये अपनी ऑपोजिशन वालों को गलत कह सकें, बुरा कह सकें। इन्होंने पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती कराई है दुनिया के हर इंटरनेशनल फोरम पे। जब ये असेंबलियों में जूते लेकर जाते हैं, जब ये शोर मचाते हैं, जब ये अपनी कौमी तनसीबात पे हमले करते हैं, इन्होंने पूरे मुल्क की बेइज्जती कराई है दुनिया के हर फोरम के ऊपर। सो इसलिए हमें इस हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए। जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं, PMLN डे 1 पे भी तैयार थी, PMLN आज भी तैयार है, क्योंकि PMLN की ईगो से ज्यादा बड़ी उनकी वतन की मोहब्बत है। हमेशा उन्होंने पाकिस्तान फर्स्ट रखा है। इवन जब 14 महीने की गवर्नमेंट थी PDM की, तब भी बहुत मुश्किल फैसले लिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। सो इशू प्राइम मिनिस्टर की ये अनाउंस करने का नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बहुत बार इस चीज को अनाउंस कर चुके हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने अपने पास बुलाया। PTI पे संजीदगी नहीं है, संजीदगी उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। वो सिर्फ सड़कों पे आएंगे, नारे लगाएंगे, TV टॉक शो में बैठ के बुरा भला बोलेंगे। उनका पाकिस्तान में इंटरेस्ट क्या है मुझे बताएं। खान साहब की जब 4 साल हुकूमत थी, उन्होंने तब कोई डेवलपमेंट की बात नहीं की। आप कैसे कर लेंगे? नहीं करा। चलो अब जरा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर एक पंजोता साहब आपकी तरफ भी आऊंगा। एक तो यह है कि आप 2-3 नुकात आप हमेशा जलसे में भी, खान साहब मीडिया टॉक में भी करते हैं। अभी 8 सितंबर के हवाले से भी 3 नुकात उन्होंने कहा जी ये हमारी 3 डिमांड है, तो क्यों नहीं वही 3 डिमांड अचकज़ई साहब कोई टास्क दे के आप कहते हैं कि जनाब गो हेड, जिससे मर्जी बात करनी है कीजिए, हम आपके पीछे इन 3 के ऊपर जो फैसला करते हैं। और फिर इसके साथ साथ कैसर बंगाली साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर बड़ी तशवीश का इजहार, और वो हकायक है, सिर्फ उनका बयान नहीं है, वो हकायक है पाकिस्तान की मीशत के बारे में कि अगर यहाँ पे संजीदगी नहीं दिखाई पॉलिटिकल लीडरशिप ने, सियासी इस्तेकाम ना आया, तो पाकिस्तान माशी तौर के ऊपर किधर जा रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ माशी सूरत हाल। कैसर बंगाली साहब 3 अहम तरीन कमेटियों के मेंबर थे, कफ़ायत शहरी की और जो राइट साइजिंग हुकूमत की, और कुछ अखराजात में कमी के हवाले से बहुत सी काम किया, तजावीज़ दी, लेकिन बदकिस्मती से सियासी हालात ऐसे हैं कि वो हुकूमत उनके ऊपर अमल भी नहीं कर सकी। तो ये वजह थी कि वो इस्तीफ़ा देकर वो चले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कहा कि दुनिया कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, और जहाँ पे हमने सरमायाकारी लेके आनी थी, पाकिस्तान से अंदरूनी सरमायाकारी जो है बाहर जा रही है, और बहुत सी बातें की उन्हें, हम तफसील में नहीं जा रहे, सबको मालूम है उसका। पंजोता साहब ये हालात बहुत संगीन है, इसमें तो आपकी डिमांड भी चलें इलेक्शन का ऑडिट हो जाए, या जो है कि आप फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं मामलात की,
तो एक तो क्यों नहीं आज जगजीत साहब को अब क्लियर मैंडेट दे दें, कह दें हम इनके पीछे खड़े हैं, ठीक है, जो फैसला होता है कि हम उसको देख लेंगे। और दूसरा ये जो माशी सूरत हाल सारी की सारी जिसकी निशानदेही कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसको बेहतर करने के लिए आपकी जमात क्या किरदार अदा कर सकती है? देखें, पहली बात तो यह है कि मुआशी इस्तेकाम की अगर बात की जाए तो मुआशी इस्तेकाम उस सूरत आ सकता है जब मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती हो, आपकी आवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो, जिसको आवाम ने मैंडेट दिया है वो हुकूमत करे, तो तब बात है। उसकी रीजन क्या है कि जब आपकी अवामी नुमाइंदा हुकूमत होगी, आपकी लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी, तो डेफिनेटली बाहर की दुनिया जो है वो देखेगी कि पाकिस्तान के अंदर एक आइन है। जब उन्हें पता चलेगा कि वहां पर तो बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन है, लोगों को अगवा किया जा रहा है, छापे मार रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है, उनको उठाकर जिसके घरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, वहां पर मैंडेट चोरी किया गया, और ऐसी हुकूमत है जिसका कोई ठिकाने नहीं है कि 1 महीना चले 2 महीने चले, क्योंकि वो सारे ही हारे हुए हैं। तो फिर उसके अंदर ना किसी को ट्रस्ट आता है, ना कोई इंटरेस्ट लेता है, और ना ही ऐसी राहें खुलती हैं। तो सबसे जो बुनियादी मसला है, उस बुनियादी मसले को अगर हल किया जाए तो मेरा ख्याल में तब जो है मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम भी आ सकता है और सारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ सकती है। ये सारी चीजें, सिक्योरिटी का मामला, ये सारी चीजें हल हो सकती है। लेकिन जब बुनियादी हालत है, जब बुनियादी 8% का डाका है, तो फिर नहीं सकते। नंबर 2 बात है ये कि जनाब ये बात रूल ऑफ लॉ के साथ साथ अचकज़ई साहब के साथ आप क्यों नहीं भरपूर एतमाद करते हैं? इफ एंड बट्स के नजर आते हैं ना। बिल्कुल हमारा एतमाद है और हमने उनको कहा है कि बिल्कुल आप बातचीत करें, लेकिन वहां पर बात होगी जहां पर उस बात करने का फायदा भी होगा। अगर बात की जाए तो फॉर्म 47 वाला मुझे ये बता दें, मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है उसने एक चोरी की है, डकैती की है, उसने गाड़ी दी है, या उसने कोई घर के ऊपर कब्जा किया है, और अगर आप उससे बात करें कि हम आए जी आपसे बात करते हैं, तो उसे घर का कब्जा तो छोड़ना पड़ेगा। तो जब वो घर का कब्जा छोड़ना ही नहीं चाहता तो फिर उससे बात क्या करनी है? तो उसके पास तो अथॉरिटी नहीं है। उसकी अथॉरिटी जिनके पास है उनसे बात होगी, और उनसे यही बात होगी कि आप आइन और कानून के अंदर रहकर ये सारी चीजें करें, मुल्क को आगे बढ़ाएं। तो जिनके पास अथॉरिटी है अचकज़ई साहब, उनके पास जाएंगे बात करने के लिए? अचकज़ई साहब तो नहीं जाते उनके पास, जिनके पास ज्यादा ताकत है। देखिए, अचकज़ई साहब जा सकते हैं, कहीं पर भी उन्हें रुकावट नहीं है, सिवाय जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है। जिन्होंने मैंडेट चोरी किया उनसे कैसी बात हो सकती है, और उनसे कैसी बात हो सकती है जिन्होंने डाका डाला। और जो आज बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जी बड़ी दहशतगर्द जमात है, बड़ा इन्होंने ये किया, बड़ा उन्होंने वो किया, मुझे ये बता दें कि इन मरीम नवाज साहब की बात हो रही थी कि पंजाब के अंदर उन्होंने बड़ा हाथ जाकर बढ़ाया, अपोजिशन के पास गई और उन्होंने कहा जी आए मिलकर सूबा चलाते हैं, आए जी मुल्क की खातिर करते हैं, आए जी अवाम की खातिर करते हैं। अगर आपको अवाम की इतनी फिक्र होती तो आप लोगों की उस अवाम के घरों में छापे ना मारते, आप उनकी जो है चादर चारदीवारी का तकद्दुस ना पामाल करते, आप जो उनके हकूक जो उनके जिनसे बच्चे जो हैं पंजोता साहब जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं, उनके वज़ीर दिफा साहब ये कहते हैं कि आप तो NRO मांग रहे हैं, केसेस खत्म कराना चाहते हैं, रिहा होना चाहते हैं, इसलिए आप उनसे बात करना चाहते हैं, हमसे बात नहीं करना चाहते कि आप अपने केसेस खत्म। अब केसेस वो बना रहे हैं या हुकूमत बना रही है? ये बात वज़ीर दिफा साहब कर रहे हैं, अभी पार्लियामेंट के अंदर आज उन्होंने बात की है। देखिए, केसेस की बात की जाए तो केसेस डेफिनेटली आपको पता ही है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो है उनकी जो है वो पीछे से इनको बैकअप है, और फ्रंट के ऊपर डेफिनेटली ये भी उसका हिस्सा है, बेनिफिशियरी है। तो ये सारे मिलकर कर रहे हैं ना। खान साहब के ऊपर तो एक केस भी जानवर नहीं है। तो मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर 200 से ज्यादा आपने केसेस बना, इमरान खान तो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। और अगर इन्हें लगता है कि वो दहशतगर्द है, वो जनाब उसने 9 में फलां किए, तो फिर ये क्यों कहते हैं मुज़ाकरात की बात? फिर क्यों ये कहते हैं कि जनाब हम तो चाहते हैं, बैठना चाहते हैं? फिर नहीं हो सकता। एक तरफ मुकदमात, एक तरफ गिरफ्तारियां, अगवा, और दूसरी तरफ बातचीत, शायद आगे नहीं बढ़ सकता मामला। जरा चलें रजा साहब की तरफ भी चलते हैं, रजा अरुल साहब की तरफ भी चलते हैं। रजा साहब, ये एक तो कंसर्न पंजोता साहब का भी इसके अंदर थोड़ा वजन तो दिखाई देता है कि एक तरफ मार कुटाई हो रही है और दूसरी तरफ कहें जी आए बैठे बात करें, तो सियासी जमातों में थोड़ा सा सियासी माहौल भी पैदा करना पड़ता है। इनको भी अचकज़ई साहब पे करें एतबाद या जिस पे भी करें, वहाँ पे थोड़ी सी लचक होनी चाहिए। हुकूमत को भी थोड़ा सा लचक मेरे ख्याल दिखानी चाहिए। आप समझते हैं कि जो कैसर बंगाली साहब हालात जिनका बता रहे हैं, उनका तो तकाजा ये है कि सबको 2-2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। पहली बात तो खालिद भाई, नईम भाई ने अच्छी मिसाल दी थी कि जाहिर है कोई चोर डाकू है, डकैती मार दे तो उससे कैसे बात होती है। जो वकील होता है ना अदालत में जब जाता है तो दोनों तरफ का वकील खड़ा हुआ होता है। एक तरफ वकील ये थोड़ी कहता है कि सामने वाला ठीक कह रहा था तो ये वकालत नहीं कर रहा। कभी सुना आपने? मुद्दई का भी मुल्जिम, मुद्दई का बिल्कुल दोनों तरफ के मुद्दई का वकील होता है, दोनों फीस ले रहे होते हैं। तो वकीलों का काम तो होता है दोनों की नुमाइंदगी। वकील का काम होता है दोनों की नुमाइंदगी करना, और जब तक इल्जाम की सूरत है और दोनों का मुकदमा लड़ने की फीस लेना।
तो जब तक इल्जाम है आप उसको अदालतों में जिस फोरम्स पे आपको उसको साबित करना है डकैती का, चोरी का, वो आप वहां पे उसको लड़ते रहे, लेकिन साथ साथ मुकदमा भी लड़े ना भाई। मुकदमा लड़े, सियासी मुकदमा लड़े, सियासी लीडरान क्या कर रहे हैं आपके, वो अपनी एक्टिविटीज करें, मुकालमा करें, मुज़ाकरात करें, मिलें, आप जरदारी साहब से मिलें, प्रेसिडेंट हाउस जाके मिलें, विफाक के उनके कहने से असेंबली का सेशन होता है ना भाई, उनके ऑर्डर से, तो उनसे जाके मिलने। तो जब तक ये मिलेंगे नहीं ना, ये इनकी सारी बात है। दूसरी जो ख्वाहिश है नहीं भाई की या इनकी पार्टी की, कि हम मिलेंगे उनसे, मतलब एस्टेब्लिशमेंट का बोलते हैं ना, तो कह चुके हैं कमेटी बनाई थी एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात की, वहां से मुज़ाकरात की कोई कॉल ही नहीं है। जब भी ये फूल करते हैं वहां कहते हैं ये सर्विस मुयस्सर नहीं है, नंबर काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, वहां इनकी बात नहीं हो पा रही है, तो वो राब्ता हो नहीं रहा, ये राब्ता ये करना ही नहीं चाहते, तो आइसोलेशन में रहेंगे, जो कि मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। पीटीआई एक बड़ी पार्टी है, एक पॉपुलर पार्टी है, मासेस में इनकी नुमाइंदगी है, इनको भी अपने वोटर्स को सपोर्ट करना है, सर्विस प्रोवाइड करनी है, कोई सियासी नजरिया देना है, कोई वे फॉरवर्ड देना है। तो ये अगर इस तरह करेंगे, सिर्फ मुखालफत करेंगे, हमारा मुखालफत करेंगे, तो एक वक्त आएगा, और ये मेरी बात आप लिख लें, कि लोग बेजार आ जाए। लोग सिर्फ मनफी सियासत से बेजार आ जाते हैं, चाहे वो जितना पॉपुलर लीडर हो। पॉपुलर टाइड पे बहुत नीचे भी आना होता है। सही हो गया, मतलब मुखालफत नहीं मुकालमा, मुखालफत के साथ मुकालमा होगा तो बात जरा आगे बढ़ेगी। तो आमना हसन साहब आपके तरफ भी मैं आता हूँ, जरा 2-3 मिनट रह गए हमारे पास, ताकि ये कैसर बंगाली साहब ने जो सारी बातें की हैं, देखें मईशत का एहसास आपको भी है, पीएस पार्टी को भी है, पीटीआई सबको है कि इस वक्त मईशत खराब हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने जितने इकदाम तजवीज़ किए, हुकूमत की अपनी कमेटियां, उन पर अमल ही नहीं हो रहा, वहाँ पर संजीदगी नजर नहीं आ रही, तो फिर ऐसे मईशत पर तो ठीक नहीं होगी, तो फिर तो हालात तो तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये कोई किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि आज तक पाकिस्तान में इकॉनमी ने जितना ज़्यादा फ्लरिश किया वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ही हमेशा किया। बिजनेस सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक वो वाहिद शख्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं जिन्होंने IMF को जो है खुदा हाफिज कहा, जिन्होंने IMF से पाकिस्तान की जान छुड़वाई, तो ये कहना आई थिंक कि बहुत इमेच्योर स्टेटमेंट है, सेइंग दिस कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर नहीं होगी। हमें उससे इस तरह के कमेंट्स करने से पहले ये चीज़ समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी किन हालात में हमारे हाथों में दी गई है। आप ये इस चीज़ को समझें कि एक चीज़ जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है तो किसी के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। असल मसला इंटेंट का है। हमसे पिछली जो गवर्नमेंट्स रहीं उनका मसला ये नहीं था कि उन्होंने इकॉनमी ठीक नहीं की, उनका मसला ये था कि उनकी इंटेंशन ही नहीं थी इकॉनमी ठीक करने की। उनको सिर्फ पर्क्स और प्रिविलेजेस एंजॉय करने थे। फर्स्ट टाइमर्स थे सारे, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, दे वर ऑल फर्स्ट टाइमर्स। उससे पहले ना वो कभी असेंबलियों में आए, जब आए आके कहते कि जी हालात इतने ख़राब होंगे, हमें तो इस बात का अंदाज़ा नहीं था। तो जब अंदाज़ा नहीं था, अच्छे इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर्स बदले, क्या हालात बना दिए मईशत के। उसके बाद जाते जाते जिस तरह के फैसले किए, IMF का मुआहदा तोड़ा, पेट्रोल की प्राइसेस के साथ जो कुछ किया, सिर्फ इसलिए कि अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी को मेंटेन कर सकें। सो उन सारे हालात के बाद आज की तारीख में बहुत कन्वीनियंट है एक ले मैन का ये कहना कि जी पाकिस्तान की मईशत बुरे वक्त से गुजर रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात का हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को बखूबी अंदाजा है कि आवाम बहुत मुश्किलात से दो चार है, लेकिन आवाम को भी ये चीज़ समझनी चाहिए। एंड आई थिंक मीडिया शुड ऑल्सो हाईलाइट दिस कि जिन मुश्किलों में पाकिस्तान की इकॉनमी है उसको टाइम लगेगा, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। अभी पंजाब में हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर रिलीफ दिया गया। सो दीज आर बेबी स्टेप्स बट दे विल टेक अस टू द राइट डायरेक्शन। ओवरनाइट कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती, वो भी जब उसको इतने बुरे तरीके से किया गया हो। चले, बहुत शुक्रिया आमना हसन शेख आपका, रजा हारून साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, नईम बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, इसी के साथ खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।